नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में आप लोगों का स्वागत है। मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि मुकेश साहनी जिनके पिता की हत्या हो गई, उसकी आंच कहां तक पहुंच सकती है। दरअसल जांच की आंच कहां तक पहुंच सकती है, क्योंकि कई तरह की थ्योरीज दी जा रही हैं। जहां तक घटनास्थल का सवाल है तो वहां पर एसएसपी हो और डीआईजी हो, सब लोग वहां पहुंच चुके हैं और पूरे प्रदेश में इस बात की चर्चा बहुत जोरों पर है। विपक्ष ताबड़तोड़ हमले सरकार पर कर रही है। आरजेडी के कई प्रवक्ता नेता सहित इस पर जोरदार हमले सरकार पर कर रहे हैं। वहीं अगर हम पक्ष की बात करें, सत्ता पक्ष की बात करें, तो जल्दी से जल्दी इस घटना के उद्भेदन की बात की जा रही है। लेकिन दरअसल उनके पिता की हत्या हुई है या कोई लुटेरे द्वारा इसको अंजाम दिया गया है। क्योंकि एक बात सामने यह आ रही है कि मुकेश साहनी के पिता जीतन साहनी अकेले रहा करते थे। उनके 2 सुपुत्र हैं और एक बेटी है। एक बेटी की शादी हो चुकी है और दोनों बेटे बाहर रहते हैं, यानी पिता अकेले रहा करते थे। इसलिए जब सुबह कई ग्रामीण, उनके जानने वाले, उनके भाई जब वहां पर पहुंचे और उन्होंने किसी तरीके से खिड़की से देखने का प्रयास किया कि आखिरकार ये बहुत देर से दरवाजा खोल क्यों नहीं रहे हैं, तब जाकर के वो हैरत में पड़ गए कि ये पूरा माजरा है क्या। हम इस बारे में जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि वहां घटना स्थल पर पहुंचे पुलिस अधिकारी क्या कह रहे हैं, साथ ही साथ नेता क्या कह रहे हैं इस घटना के बारे में, वो भी हम सुनाएंगे आपको। और फिर हम चलेंगे अपने संवाददाताओं के पास, जिनके पास बहुत सारी जानकारियां हैं इस हत्याकांड के बारे में, वो भी हम आपको बताएंगे। तो आइए पहले सुनते हैं घटना स्थल पर पहुंचे पुलिस अधिकारी ने क्या कुछ कहा है और उसके बाद अन्य नेताओं ने क्या कुछ कहा है, ये भी हम सुनाएंगे। और हम सीधे चलेंगे अपने संवाददाताओं के बारे में जो इस घटना की विस्तृत जानकारी हमें देंगे। माननीय पूर्व मंत्री जो मुकेश साहनी का पिताजी का सुबह सूचना मिला कि उनका हत्या कर दिया गया, तो हम लोग सीनियर ऑफिसर डीएसपी, एसपी रूरल और सीनियर एसपी हम लोग आके घटनास्थल को निरीक्षण किए और एफएसएल टीम को हम लोग अभी बुलाए हैं, तुरंत आ जाएगा, और डॉग स्क्वाड भी बुलाया है। और फ्रंट गेट जो बंद था, बैक गेट से लोग आके घटना किया है और हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। और जो मैनुअल और टेक्निकल इंटेलिजेंस के आधार पर हम लोग चिन्हित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं और तुरंत हम जल्दी से जल्दी उनका हम लोग उद्योगन करेंगे। प्रथम दृष्टया मामला क्या लग रहा है, किस वजह से हुई है? तो घटनास्थल को देखने से अभी हम तो हर एंगल से पुलिस जांच कर रही है, अनुसंधान कर रही है। और पीछे से जो अंदर का जो बक्सा था वो पीछे घर के बाहर पाया गया, तो हो सकता है कि चोरी की घटना के प्रयास से भी कर सकते हैं या दुश्मनी की वजह से भी हो सकता है, और वो डाइवर्ट करने के लिए वो भी कर सकते हैं। बट हम लोग हर एंगल से हम लोग जांच कर रहे हैं। कुछ सामान बरामद किया गया है, मर्डर वेपन वगैरह कुछ? अभी तक कोई नहीं है। अभी एफएसएल टीम आ रहा है, उसके बाद कभी सुरक्षित घटनास्थल को सुरक्षित रखा गया है ताकि एफएसएल टीम आके फिंगरप्रिंट और कोई अन्य जो जिस चीज़ मिलता है तो हम लोग उसको कलेक्ट करते हैं। तो अनुसंधान की प्रक्रिया है, तो ये सारा चीज़। मुकेश साहनी जी के पिता की निर्मम हत्या की खबर ने पूरे बिहार को दहला दिया है। हर व्यक्ति चिंतित है कि आखिर बिहार में हो क्या रहा है। कोई ऐसा दिन नहीं है जहां हत्या की खबर नहीं आती है। शासन पूरी तरह से पंगु हो चुका है। माइंडलेस गवर्नमेंट है बिहार के अंदर में। शासक अचेत अवस्था में है। अभी तक पता भी नहीं होगा कि बिहार में कोई घटना घटी है कि नहीं घटी है। कोई नेता सुरक्षित भी नहीं। जदयू भाजपा के नेता भी दिन दहाड़े मारे जा रहे हैं। गोलियों के ततराहट से प्रतिदिन बिहार का कोना कोना थर्राता है। जब निकलता है सुबह घर से, शाम को जब तो सुरक्षित नहीं लौटता है, लगता है परिजनों को कि मेरा परिवार सुरक्षित लौटेगा कि नहीं। कोलैप्स हो चुका है सिस्टम। पूरी तरह से बिहार भगवान भरोसे चल रहा है। मुकेश साहनी जी के पिता की हत्या होना कोई साधारण घटना नहीं है और निर्मम हत्या हुई है। भगवान मुकेश साहनी जी को दुख
की घड़ी में, इस संकट की घड़ी में दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। और इसकी पड़ताल होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। एक रिटायर्ड अधिकारी बिहार को चला रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। शासक तो अचेत ही है। इसलिए मैं कहता हूं माइंडलेस गवर्नमेंट है बिहार के अंदर में। मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दुख का विषय है, खेद का विषय है। लेकिन मैं सरकार की तरफ से जरूर स्पष्ट करना चाहता हूं कि शीघ्र कार्रवाई किया जाएगा और जो भी दोषी होंगे इसके तुरंत इनको सलाखों के अंदर डालने का काम किया जाएगा। सरकार पूरी तरह मुस्तैदी से मुकेश सहनी जी के परिवार के साथ खड़ा है और शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या अपने आप में दुखद विषय हम लोगों के लिए। तो ये आपने सुना, ये सम्राट चौधरी थे, उप मुख्यमंत्री, और उप मुख्यमंत्री सरकार की आवाज बन करके अपनी बात रख रहे थे। और जहां तक शक्ति यादव का सवाल है तो आरजेडी के प्रवक्ता के तौर पर वो अपनी बातों को रख रहे थे। लेकिन अभी अभी एक बड़ी घटना सामने आई है, उसकी भी चर्चा हम करेंगे। और हम अपने संवाददाता जो कि पटना से जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं मोहित पंडित, वो भी जुड़ रहे हैं। सुजीत, अभी अभी जो खबर आ रही है कि एक आईएएस ऑफिसर के घर पर रेड पड़ा है, ईडी का रेड पड़ा है, वजह क्या है जरा पहले ये बता दीजिए, उसके बाद मुकेश सहनी के पिता के बारे में भी आपसे जानकारी लेंगे। जी सर, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा, ये बिहार के इतिहास में संभवतः पहली बार ऐसा हुआ है कि आईएएस के घर पर रेड पड़ा है। ये अभी तक ये ईडी की रेड जो है, ये अभी तक जो जानकारी निकल के सामने आ रही है वो आर्थिक अपराध ईडी ने डाली है और ये मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के है। खास बात इसमें एक और है, एक और खास बात ये है कि झंझारपुर से जो गुलाब यादव जिन्होंने चुनाव लड़ा था, उनके यहाँ भी आज ही रेड ईडी के द्वारा डाली गई है। इन दोनों के ही मिला जुला के कुल 12 ठिकानों पर रेड है, पटना से लेकर के पुणे तक। और मैं एक चीज और आपको भी याद दिलाना चाहूंगा और अपने दर्शकों को भी याद दिलाना चाहूंगा कि गुलाब यादव और ये जो है संजीव हंस, इन दोनों के बीच में एक केस भी हुआ था। एक ही महिला ने इन दोनों के ऊपर केस किया था। आपको भी संभवतः इस बात की रिमेम्बरेंस होगी, याद होगी। नहीं, आप ये बताइए, आपके पास क्या ये जानकारी है कि ईडी ने क्यों रेड किया है? ये जानकारी है? हाँ, कोई स्पेसिफिक रीजन है, पता है? जी सर, जो प्रारंभिक जानकारी अभी निकल के आ रही है ईडी के सूत्रों के हवाले से, उसमें ये बातें सामने अभी आ रही है कि मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के केस जो ईडी ने रेड किया है और रेड आवाज के साथ उनके ऑफिस में भी मारी गई है। तो अभी फिलहाल जो शुरुआती जानकारी है मनी लॉन्ड्रिंग की आ रही है। अब जैसे जांच का दौर आगे बढ़ेगा, तमाम चीजें और बिल्कुल सामने आती चली जाएंगी, लेकिन अभी तक यही जानकारी है कि मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के ईडी ने केस किया है। जी चलिए, सॉरी, माफ करेंगे, ईडी ने छापा मारा है। हाँ, अब देखिए, ये बताइए कि जिस तरीके से लगातार जो दरभंगा में घटना घटी, बिरहौल जगह है और वहाँ पर मुकेश सहनी के पिता की हत्या होती है और हत्या जिस तरीके से की गई है, पुलिस को कोई कुछ सुराग मिल पाया है क्या? जी सर, अभी मैं आपको अपडेट करना चाहूंगा। अभी चंद मिनट पहले जो डीआईजी है उस रेंज के बाबू राम, उनका एक बयान सामने आया है कि पुलिस को जांच के क्रम में मौके से 3 गिलास मिले हैं। अब इस जांच का विषय है कि वो गिलास किस चीज के हैं। पुलिस ने कहा कि हम लोग इसकी जांच के लिए एफएसएल की मदद लेंगे और उस गिलास का क्या रहस्य है वो जानने की कोशिश करेंगे। ये अभी तक की अपडेट है, ये चंद मिनट पहले की अपडेट है। पुलिस जो है वो अपने मुस्तैदी से अपने जांच में लगी हुई है। एक अपडेट और ये भी है कि सीएम नीतीश कुमार ने डीजीपी को स्पष्ट रूप से कहा है कि आप इस पूरे मामले को देखिए और जल्द से जल्द इस मामले का उद्भेदन कीजिए। सीएम ने खुद मुकेश सहनी से टेलीफोन पर बात भी की है। तो ये अभी लेटेस्ट अपडेट है, ये जो डीआईजी ने जो वहां बनाया है, जो उन्होंने बताया है। ग्रामीण एसपी जो काम्या मिश्रा है दरभंगा की, उन्होंने एसआईटी टीम को बनाए जाने की भी जानकारी दी है। लेकिन एक अपडेट ये था कि 3 गिलास मौके से मिले हैं। वो गिलास कैसे हैं, कैसे नहीं है,
ये एफएसएल द्वारा जांच का विषय है। जी सर। मोहित, क्या लग रहा है आपको? दरअसल ये जो हत्या हुई है इसमें दो एंगल दिया जा रहा है। एक तो ये कहा जा रहा है कि हो सकता है लूटपाट वजह हो, लेकिन दूसरी बात ये भी कही जा रही है कि लूटपाट हत्या को भटकाने के लिए इस तरीके से बताया जा रहा हो। दोनों मामले हो सकते हैं जिसकी जांच की जा रही है। पूरे एरिया को सील कर दिया गया है जहां पर हत्या हुई है और एफएसएल की टीम भी बुलाई गई है। दरअसल आपको क्या मालूम है इस पूरे घटना के बारे में? यह हत्या क्यों हुई, किस वजह से हुई? पुलिस को किसी पर संदेह है क्या? पुलिस किसी निष्कर्ष पर अभी तक पहुंच पाई है क्या? आखिरकार वजह क्या मालूम पड़ रहा है आपको? देखिए, मुकेश सहनी बिहार में एक बहुत बड़ा नाम है, राजनेता है, और उनके पिता की हत्या होती है तो कहीं न कहीं जो है कानून व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी है, जो कि आरजेडी के नेता जो उठा रहे हैं। तो इनका जो पिताजी का हत्या हुआ है, ये पड़ता है आपको घनश्यामपुर थाना, जो जीरत गांव है, यहाँ पर हत्या हुई है। और इनका घर का अगर भौगोलिक स्थिति को देखें तो गांव के थोड़ा साइड में इनका एक घर है, और ये घर जो है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और इनमें जो है दरवाजा खिड़की वगैरह जो है नहीं लगा है, पीछे की तरफ नहीं लगा हुआ, आगे की तरफ लगा हुआ है। जो हत्या हुई है 10 बजे रात तक, तो जो ग्रामीण है वो बताते हैं, जो उनके भतीजे हैं विकास सहनी, पवन सहनी, वो बता रहे हैं कि वो 10 बजे रात तक वो ठीक ठाक थे। उसके बाद सुबह जब वहां जाते हैं और उनको उठाने का प्रयास करते हैं तो उठते नहीं हैं, और उन्हें अंदेशा होता है कि भाई वो सोए हुए होंगे, इसीलिए नहीं उठे हैं। थोड़ी देर के बाद उन्हें फिर जगाने के लिए जाते हैं, मगर वो उठते नहीं है। फिर वो पीछे की तरफ अगर देखेंगे तो छोटा सा दरवाजा लगा हुआ है, बहुत बड़ा उनका गेट है। तो गेट अभी नहीं लगा हुआ है, मगर जो कंस्ट्रक्शन है उसमें छोटा सा गेट लगा हुआ है, कोई भी आसानी से पीछे से आ जा सकता है। जब पीछे से उन्होंने देखा तो देखा कि वो उनकी हत्या हो चुकी है, वो बेड पर पड़े हुए हैं। और तब उन्होंने हल्ला किया। हल्ला करने के बाद जो है पुलिस वहां जमा हुई, और जब पुलिस वहां पहुंची, जो सबसे पहले वहां पर जो डीआईजी थे, जो बिरोल के माफ करिएगा, बिरोल के एसडीपीओ थे मनीष चंद्र चौधरी, वो पहुंचे और उन्होंने जांच किया। जांच के क्रम में उन्होंने पाया कि घर के पीछे एक बक्सा पड़ा हुआ है। तो कहीं न कहीं इस हत्याकांड को लूट के एंगल से भी देखा जा रहा है कि बक्सा पीछे है। और मुकेश सहनी के बारे में बताया जा रहा है कि बहुत ही पैसे वाले हैं। जब उनकी माँ का देहांत हुआ तो उस श्राद्ध क्रम में जो है लगभग 2-3 महीने तक भोज चला था, और अब उनके पिता की हत्या हुई है। तो कहीं न कहीं वहां एक आसपास के गांव में एक ये था कि भाई इनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, हो सकता है इस चोरी के उद्देश्य से, क्योंकि जो एसडीपीओ है मनीष चंद्र चौधरी, उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया से चोरी का मामला लग रहा है, और चोरी के उद्देश्य से जब चोर अंदर प्रवेश किए होंगे उसके बाद से जो है उनकी नजर पड़ी होगी, और चोर ने अपने पहचान छुपाने के डर से उनकी हत्या कर दी। और जहां तक एक और सवाल उठ रहा है, इस हत्याकांड में जो है कोढ़ा गैंग का नाम सामने आ रहा है। ये वही कोढ़ा गैंग है जो कटिहार जिले के कोढ़ा थाना क्षेत्र में आता है, और जुराबगंज जगह है। इस जुराबगंज जगह में जो एक गैंग है, कोढ़ा गैंग, इसका भी आतंक जो है दरभंगा में है। दरभंगा के लहरियासराय और विश्वविद्यालय थाना में लगभग ये 4-5 साल के दरमियान में करीब 250 से ऊपर जो है मामले वहां दर्ज है। उनका भी जो क्राइम का ऑपरेंडिंग है ये सेम इसी तरह है। जो खाली पड़े घर होते हैं उनको निशाना बनाते हैं। जो घर है जिसमें बुजुर्ग रहते हैं, जिसमें बहुत कम जो है लोग रहते हैं, उनको निशाना बनाते हैं और इस चोरी की वारदात को वो अंजाम देते हैं। हो सकता है कि जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया है ये कोढ़ा गैंग का भी काम हो सकता है, क्योंकि लगातार जो है दरभंगा में कोढ़ा गैंग का जो है आपराधिक दबाव जो है लगातार वहां बढ़ रहा है। मोहित, ये बताइए ये कोढ़ा गैंग क्या होता है, मतलब इसकी विशेषता क्या होती है? और जहां तक हमें जानकारी है कोढ़ा गैंग से पूरा दरभंगा जिला परेशान है, तो क्या पुलिस उन पे शिकंजा कसने में कामयाब नहीं हो पा रही है क्या? क्योंकि जिस कोढ़ा गैंग की तरफ आप इशारा कर रहे हैं मोहित, क्या ये समझा जाए कि ये गैंग में कई सदस्य हैं जो लगातार घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं और पुलिस इनके मोडस ऑपरेंडी को समझने में विफल रही है अभी तक? देखिए, कोढ़ा गैंग से दरभंगा ही परेशान नहीं है, कोढ़ा गैंग से बिहार सहित देश के विभिन्न जगहों के लोग परेशान है। वहाँ के जो थाने हैं उनसे परेशान है। इनका जो
क्राइम करने का तरीका होता है। ये लोग क्या करते हैं, झपटमार गिरोह का काम करते हैं, जो बैंक से कोई रुपया लेके निकलते हैं वो चोरी कर लेते हैं। इसके अलावा चेन छिनतई का काम करते हैं। जो पैसा लेके जा रहे हैं उनको ठगी, कोई बिस्कुट का या गंध रूप से जो है उसके शरीर पर गिरा देते हैं और बोलते हैं आपके शरीर पे जो है गंदा लग गया है, आप इसे साफ कर लीजिए। मदद भी करते हैं, उसी दरमियान में पैसा भी गायब कर देते हैं। और ये लोग जो है माहिर होते हैं शटर तोड़ने में, चंद मिनटों में जो है शटर तोड़ देते हैं, दुकान का कीमती सामान जो है वो चोरी कर लेते हैं। यहाँ तक कि इनके पास जो तगड़ा नेटवर्क होता है, जो पूरे कचरे बीनने वाले लोग होते हैं, इनका जो क्राइम करने का तरीका है, ये फेसबुक पे भी नजर डालते हैं कि भाई कौन आदमी घर से बाहर है। कुछ लोग बाहर घूमने जाते हैं तो अपना फोटो लगा देते हैं फेसबुक पे। इनसे इनको पता चल जाता है कि फलाना आदमी जो है घर में नहीं है। ये दिन दहाड़े भी चोरी करने से नहीं हिचकते हैं, रात में तो आराम से चोरी करने की घटना को अंजाम देते हैं। तो ये कटिहार जिले का जो जुराबगंज है, ये लगभग 3000 की आबादी वाला एक गांव है। इस गांव में जो है इन लोगों का काम पुश्तैनी काम ही है, चोरी डकैती छिनतई करना। और बजाते इस गांव के अंदर जो है एक ट्रेनिंग स्कूल चलता है। वो ट्रेनिंग स्कूल में जो जो बुजुर्ग जो होते हैं, जो छिनतई की घटना को अंजाम देते हैं, वो एक तरह से पाठशाला चलाते हैं। और जो नवयुवक होते हैं उनको जो है ट्रेनिंग देते हैं किस तरह छिनतई करना है, किस तरह ठगी करना है। और ये पूरे देश में, चाहे महाराष्ट्र हो, इंदौर हो, सभी जगह इस तरह की घटना को वो अंजाम देते रहते हैं। नहीं तो इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं, पर मैं आपसे ये समझना चाहूँगा सुजीत कि ये इस घटना को अंजाम दिया गया है, मुख्यमंत्री ने खुद मुकेश साहनी से बात की है, डीजीपी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। कहा जाए तो वहाँ के राजनीतिक गलियारे में इसकी चर्चा जबरदस्त है। पर मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि आखिरकार जो पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं, उस रिएक्शन में लॉ एंड ऑर्डर पर ही हमले किए जा रहे हैं या किसी और इशारा भी है? क्या यह भी कहा जा रहा है कि किसी दुश्मनी की वजह से भी हत्या हो सकती है? क्या इस तरह की बात किसी विरोधी दल के नेता ने की है? क्या मुकेश साहनी की पार्टी के प्रवक्ताओं ने इस तरह की बात की है? क्या मुकेश साहनी मुंबई से चले हैं, दरभंगा के लिए रवाना हुए हैं, कब तक उनके पहुंचने की उम्मीद है? क्योंकि लोग वहां पर उनका इंतजार कर रहे हैं। मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि दरअसल विपक्षी पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं, और अभी तक जो पटना की जो खास तौर पर पुलिस हेडक्वार्टर है, अगर किसी बड़े पुलिस अधिकारी से आपकी बात हुई हो तो उन्होंने कुछ इस तरह की बात कही हो कि ये हत्या जो हुई है वो चोरी की वजह से हुई है या आपसी रंजिश की वजह से हुई है? हत्या का मोटिव क्या दिखाई पड़ता है? और साथ ही साथ विपक्षी पार्टी के नेता क्या बयान दे रहे हैं, जरा इस पर भी बताइए, विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, मैं अपडेट करना चाहूंगा कि जैसे ही ये खबर आई कि मुकेश सहनी के पिताजी की हत्या हो गई है, तो विपक्ष ने एक तरफ से चौतरफा हमला किया। विपक्ष की तरफ से हमले को लेकर के जो सबसे पहले जो रिएक्शन आया वो आरजेडी का आया। आरजेडी ने चौतरफा हमला किया। उसके जितने भी प्रवक्ता हैं उन्होंने एक एक करके नीतीश कुमार पर निशाना साधा। इसके बाद से बारी आई कांग्रेस, अखिलेश प्रसाद स्पष्ट से कहा कि नीतीश कुमार जो है कान में तेल डाल करके सो गए। इसके बाद से पप्पू यादव ने भी सीधे निशाना लिया। पप्पू यादव ने सीधे कहा कि उन्होंने जो कल घटना घटी थी पटना में, जब 2 नाबालिगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी, उसका भी जिक्र किया, कुछ और अपराध का भी जिक्र किया और इसका भी जिक्र किया। कुल मिला जुला के जो निशाना था वो लॉ एंड ऑर्डर था। और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में जो मीडिया में जो खबरें आ रही हैं, तमाम जगह पे गोलीबारी की खबरें आ रही हैं, तमाम जगह पे हत्या की खबरें आ रही हैं, तो उन सभी पार्टी के नेताओं ने, प्रवक्ताओं ने एक एक करके उन सारी चीजों को सामने रखा है। सबसे कड़ा हमला आरजेडी का था। आरजेडी ने यहाँ तक कह दिया कि माइंडलेस सरकार चल रही है। तो ये पूरा जो सेंटर था हमले का वो लॉ एंड ऑर्डर था। उस लॉ एंड ऑर्डर के घेरे में नीतीश कुमार को सरकार को लेने की पूरी कोशिश की गई। अब जहां तक रही बात उनकी हत्या की, तो देखिए इसमें एक चीज और पुलिस की सामने आ रही है। ये सवाल भी उठ रहा है कि अगर मुकेश सहनी के पिता की हत्या की गई है, चोरी के लिहाज से अगर की गई है, तो इतनी निर्ममतापूर्ण तरीके से हत्या क्यों की गई? जो बातें सामने आ रही हैं, जिस तरीके से उनके पेट की अतड़ियां बाहर निकली हुई हैं, तो एफएसएल ने शुरुआती जांच में ये अंदाजा लगाया है
उनकी हत्या कम से कम 8 से 10 घंटे पहले हो चुकी है। जिसने भी हत्या की है वो चाकू कम से कम 8 से 10 इंच का होगा। जो जो बातें सामने आ रही हैं, तो ये बड़ा ये बहुत ही सोचनीय बात है कि अगर कोई चोरी करने जाएगा तो 8 से 10 इंच का चाकू लेके कैसे जाएगा। अब जहां तक रही बात पटना में आला अधिकारियों की, पुलिस के अधिकारियों की, कि वो क्या कर रहे हैं, इस मामले को लेके क्या स्टेप उठा रहे हैं, तो देखिए जो हमारे पास जानकारी है उसके अनुसार खुद सीएम ने इसमें इनिशिएट लिया है, बीजेपी को आदेश दिया है। तो यहाँ की जो आला अधिकारी है वो सीधे संपर्क में है दरभंगा से। दरभंगा में हर एक चीज की बारीकी से जांच की जा रही है और हर एक पहलू को देखा जा रहा है। मुकेश सहनी को जब इस घटना की जानकारी मिली, चुके हैं, सूचना है हमारे पास, उसके अनुसार वो देर शाम, मतलब देर दोपहर, थोड़ा लेट दोपहर या शाम तक वो पहुंच सकते हैं। उसके बाद से सीधे वो अपने घर चले जाएंगे। मुकेश सहनी की पार्टी ने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि जो सिक्योरिटी थी, खुद मुकेश सहनी की भी, क्योंकि उनको भारत सरकार से सिक्योरिटी मिली हुई है, उसको हटा लिया गया है। और मुकेश सहनी की पार्टी ने जीतन सहनी की मृत्यु पर तो अपनी प्रतिक्रिया दी ही है, साथ ही साथ उसने ये भी सवाल उठाया है कि आम लोग जो है वो आखिर कैसे रहेंगे। हालांकि जीतन सहनी कोई बहुत वैभवशाली जीवन नहीं जीते थे, वो गांव में रहते थे, अपने आप को कृषि तक या जो भी उनका पुश्तैनी बिजनेस है उस तक ही सीमित रखते थे। वो एक सरल जिंदगी जीते थे। जो जानकारी हमारे पास आ रही है उसके अनुसार उनकी किसी से अदावत नहीं थी, गांव में ही रहते थे, अपना खाना वाना बनाते थे। हालांकि कुछ नौकर उनके पास थे जो तय समय पे आते थे, फिर रात में चले जाते थे। ये कई ऐसी सारी चीजें हैं, लेकिन इसका फाइनल रिजल्ट क्या निकलता है इसके लिए थोड़ा सा हमें लगता है कि इंतजार करना पड़ेगा। पुलिस जो है किन किन नतीजों पर पहुंच रही है इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। नहीं, पर मोहित, सवाल ये उठता है कि 3 गिलास मिलने का मतलब क्या है? क्या पुलिस ये इशारा करना चाह रही है कि रात में ये लोग आपस में बैठ कर के शराब पी रहे होंगे और आपसी लड़ाई में, क्योंकि शराब के नशे में लड़ाई भी हो सकती है, क्या इशारा इस ओर है? मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्योंकि ये जो बात बाहर आ रही है कि 3 गिलास मिले हैं, तो 3 गिलास में क्या शराब के भी कुछ अंश मिले हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और शराब पीने के बाद क्या आपस में लड़ाई की संभावना है? क्या इस तरह की भी बात है, या फिर कुछ और एंगल भी पुलिस तलाश रही है जो उसके दिमाग में बात है? क्योंकि काम्या मिश्रा जो कि आयो बनाई गई हैं, उनकी चर्चा बहुत जोरों पर हो रही है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए कंसर्न जताया है, डीजीपी से बात की है, डीआईजी, एसपी, तमाम लोग घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। आपके पास जानकारी क्या है? दरअसल ये 3 गिलास का माजरा क्या है? इंडिकेशन क्या है? क्या पुलिस किसी तरफ इशारा कर रही है? क्या पुलिस को कोई क्लू मिला है? क्या आखिरकार पुलिस कहना क्या चाह रही है? देखिए, मुकेश सहनी का जो गांव है जीरतपुर गांव, तो जीरतपुर गांव के आसपास के बहुत सारे युवा जो हैं वो मुकेश सहनी के साथ मुंबई में काम करते हैं। मुकेश सहनी का जो मुकेश फिल्म वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड है, वो जो फिल्म का सेट बनाने का काम करते हैं, तो गांव के बहुत सारे लोगों को, युवाओं को उन्होंने रोजगार दिया है। तो गांव में इस तरह की कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि उनसे अदावत है, सबकी मदद करते रहते हैं वो। मगर जहां तक उनकी हत्या की बात है, सुजीत जी ने ठीक कहा है कि अगर चोरी का प्रयास होगा तो फिर वो हत्या करने के लिए इतना बड़ा छुरा लेके क्यों जाएंगे। मगर जो एसडीपीओ है उनको जो पीछे जो है एक बक्सा मिला है, और बक्सा से जो सामान वगैरह जो है वो गायब मिला है। हो सकता है कि जो बातें सामने आ रही 3 गिलास है, हो सकता है कि जो भी उनके साथ रहे होंगे उनका नियत बदल गया होगा, और जब वो चोरी करने का प्रयास कर रहे होंगे तो इनके पिता जो है उनको रोके होंगे और इसी बात पर जो है उनकी हत्या हो गई होगी। जो उनके पिता है बिल्कुल सादगी जीवन जीते हैं, बिल्कुल ना एसी है ना कुछ पंखा, एक टेबल फैन लगा के वो रहते हैं और वो आराम से वहां एक साइड में वो जो है घर के पास सोते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए कि मामले को गंभीरता को देखते हुए जो है तुरंत जो है डीआईजी खुद वहां पे हैं और खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं केस को, और जो एसआईटी का गठन हो गया दरभंगा ग्रामीण के नेतृत्व में। और कुल मिलाकर जो है सरकार किसी तरह जो 2-3 दिन में जो है इस हत्याकांड का अवश्य खुलासा कर देगी, क्योंकि ये हत्याकांड जो है एक तरह से
सरकार अगर खुलासा नहीं करती है तो फेल्योर माना जाएगा सरकार पर। जिस तरह सर जो विपक्ष जो है लगातार हमलावर बनी हुई है। रुपौली की विधानसभा चुनाव में भी जो है तेजस्वी यादव हमेशा एक लोगों को बोलते थे कि हमारा आप ट्विटर हैंडल जरूर देखिएगा, उस ट्विटर हैंडल पर हम रिपोर्ट कार्ड जारी करते हैं हर महीने कितना क्राइम होता है, बिहार में क्या क्राइम है। तो लगातार जो है क्राइम के मुद्दे पर जो है विपक्ष हमलावर रहा है। और जो मुकेश सहनी के पिता की हत्या हुई है, ये तो एक बहुत बड़ी बात हो गई है कि भाई अब विपक्ष जो है उनके पास मौका मिल गया है कि अब जो नेता है उनके परिवार भी सुरक्षित नहीं है। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है अपनी किरकिरी से बचाने के लिए जल्द ही इस केस का जो है उद्भेदन कर लेंगे। और मुझे लगता है कि 3 बजे तक जो है मुकेश सहनी अपने गाँव जियतपुर गाँव जो है वो आ जाएंगे। और उनके साथ साथ जो है जैसे सूत्र से खबर मिल रही है कि उनके साथ जो है तेजस्वी यादव भी रहेंगे। अच्छा, तेजस्वी यादव भी पहुंचेंगे, ये आप बड़ी खबर दे रहे हैं, बड़ी खबर दे रहे हैं मोहित। मुझे लगता है तेजस्वी यादव वहां पहुंच करके एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश करेंगे। एक तो सॉलिडारिटी जताएंगे कि मुकेश सहनी के साथ वो किस तरीके से खड़े हैं। इस दुख की घड़ी में मुकेश सहनी के पिता की हत्या हुई है और तेजस्वी यादव उनके साथ खड़े हुए दिखाई पड़ेंगे। निश्चित तौर पर अगर हम सरकारी आंकड़े की भी बात करें तो 7% मल्ला बड़ी आबादी है और मुकेश सहनी उनके नेता माने जाते हैं, सन ऑफ मल्ला। दरअसल तेजस्वी यादव ऐसे समय में पहुंच करके वहां पर निश्चित तौर पर सरकार पर एक बड़ा दबाव बनाएंगे। तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता हैं, एक तरफ पुलिस वहां पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव वहां पर पहुंचेंगे। तो आपको नहीं लगता मोहित, पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन है वो कम से कम डिले होगा, पुलिस का जो ध्यान है वो इधर उधर डाइवर्ट हो सकता है और पुलिस की जो जांच है उस पर निश्चित तौर पर असर पड़ेगा, क्योंकि यही पुलिस उनकी सुरक्षा तमाम व्यवस्था करने में लगेगी। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या तेजस्वी यादव जब वहां पर पहुंच रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि पुलिस का इन्वेस्टिगेशन जो है उस पर असर पड़ सकता है, क्योंकि ये मामला बेहद संवेदनशील है। मुख्यमंत्री ने खुद डीजीपी से बात की है और उसको इसका जल्द से जल्द उद्भेदन करने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने मुकेश सहनी से भी बात की है। जहां तक बीजेपी के उप मुख्यमंत्री का सवाल है, सम्राट चौधरी ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है, गिरिराज सिंह ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मामला बेहद हाई प्रोफाइल हो चुका है और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि मुकेश सहनी के पिता की बात है। देखिए, वो जो वहां पर पुलिस जो अपना जांच कर रही है वो तो टीम है ही। इसके साथ ही साथ वहां पर जो है जो नेता हैं, जो वीआईपी पार्टी के नेता हैं, बड़े बड़े जो नेता हैं, उनका वहां पहुंचना चालू हो चुका है जियतपुर गांव। और जहां तक बात रहा तेजस्वी यादव का, तो चुनाव के दरमियान भी देखे होंगे कहीं भी चुनाव प्रचार में गए हैं तो साथ में मुकेश सहनी जरूर रहे हैं। तो मुकेश सहनी एक मित्र की तरह उनके साथ साये की तरह जब चल रहे हैं तो जाहिर सी बात है जब मुकेश सहनी आएंगे तो उनके साथ तेजस्वी यादव रहेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरे का किसी का हत्या हुआ है तो उसमें तेजस्वी यादव जा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की कोई बात होगी, क्योंकि मित्र है मुकेश सहनी। और शुरू से अगर कहीं भी चुनाव प्रचार के लिए तेजस्वी यादव गए हैं तो अकेले नहीं गए हैं, साथ में मुकेश सहनी रहे हैं। इसलिए जब मुकेश सहनी के पिता की जब हत्या हुई है तो जब मुकेश सहनी आएंगे अपने गाँव तो उनके साथ जरूर तेजस्वी यादव भी आएंगे। और ऐसा नहीं लगता है कि उनके सुरक्षा व्यवस्था में की वजह से कोई खलल पड़ेगा। जो पुलिस अपना काम जो कर रही है वो काम कर रही है। खुद अपना जो डीआईजी है वहाँ नेतृत्व वहाँ पर जांच कर रहे हैं। जो ग्रामीण एसपी हैं उनके नेतृत्व में एसआईटी का गठन भी हो चुका है। और लगातार जो नौकर आते थे खाना बना के जो चले जाते शाम में, उनसे पूछताछ हो रही है कि भाई इनके पिताजी जब रहते थे तो कौन कौन व्यक्ति इनसे मिलने के लिए आता था, किनके साथ इनकी बैठकी होती थी रोजाना। ये तमाम तरह की बातों से वो पूछताछ कर रहे हैं। और जो जितने बड़े छुरा से उनकी हत्या हुई, जरूर जब उनकी हत्या हुई होगी तो छींटे तो जो हत्यारे होंगे उनके शरीर पे भी पड़ा होगा। तो तमाम तरह से लोगों से पूछताछ कर रही है। और उनका जो हाथ वगैरह जो है, जो एसएफएफ की टीम जो आई है वो टीम जो है तमाम तरह से सभी जगह से देख रहे हैं कि कौन जो लोग उनसे मिलने आते थे उनसे पूछताछ कर रही है। उनके नाखूनों को देख रही है, जो सैंपल होता है वो लेने का प्रयास कर रही है। पीछे जो है खोजी कुत्ता को लगाया गया है, मगर खोजी कुत्ता उतना काम नहीं कर पाया, वो कुछ दूर तक घूम के वहां पर रह गया है। तो अब जो गिलास है, गिलास का फिंगरप्रिंट लिया गया है, उस फिंगरप्रिंट से लोगों का
जो वहां आते थे मैच किया जा रहा है कि किनके फिंगरप्रिंट से गिलास का जो फिंगरप्रिंट है वो मैच होता है। तो पुलिस अनुसंधान बहुत तेजी गति से कर रही है और कहीं न कहीं लगता है कि कल तक में जो है ये जो हत्यारा है जो वो पकड़ा जाएगा। कल तक हत्यारा पकड़ा जाएगा। पर क्या मोहित आपके पास जानकारी है, क्या दाह संस्कार आज ही किया जाएगा? जैसे ही ये पहुंचेंगे क्या आज शाम तक दाह संस्कार कर दिया जाएगा या बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया होगा, आज शाम तक बॉडी फ्री होगा और उसके बाद कल दाह संस्कार करने की योजना है? आपके पास कुछ जानकारी है क्या इस बारे में? देखिए, जो उनको जो मुकेश सहनी को आते आते 3 बजे तक वो आएंगे ही गांव, और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया भी जो है वो होते होते और गांव पहुंचते पहुंचते सब जो है वो शाम हो जाएगा। उनके बहुत सारे रिश्तेदार वगैरह जो हैं वो बाहर में ही रहते हैं, वो आएंगे। और मुझे लगता है कि ये जो गांव की परंपरा होती है कि भाई रात में नहीं, उनको सुबह में ही दाह संस्कार किया जाए, तो अर्ली मॉर्निंग उनका दाह संस्कार किया जाएगा। अच्छा, अर्ली मॉर्निंग किया जाएगा। सुजीत, आप हमें ये बताइए, आपके पास क्या जानकारी है? दरअसल मैं इस लिहाज से पूछ रहा हूं कि क्या तेजस्वी यादव वाकई जा रहे हैं? क्या आरजेडी ऑफिस से, आरजेडी के किसी नेता से इस बारे में आपको जानकारी मिल पाई है क्या? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस मुद्दे पे कुछ देर पहले बात हुई थी हमारी आरजेडी के सूत्रों से, तो उन्होंने इसी से इनकार नहीं किया था। उन्होंने वो एक संभावना जताई थी कि तेजस्वी वहां जा सकते हैं। और जिस तरीके से तेजस्वी, जैसे मोहित ने बताया अभी कि चुनाव में हर समय साथ में थे, तो एक वो सॉलिडिटी के लिए जा सकते हैं वहां पे। अभी इस चीज का इनकार अभी आरजेडी की तरफ से किसी ने नहीं किया है। और मेरा ऐसा मानना है कि क्योंकि घटना इतनी बड़ी है, तो क्या तेजस्वी बाकी नेता भी अगर जाना चाहे तो वो जा सकते हैं, क्योंकि ये मर्माहत करने वाली घटना है। तो तेजस्वी जो है जा सकते हैं। ये आरजेडी ने अभी इस तरीके से इनकार नहीं किया है। एक अपडेट ये भी आ रहा है कि एफएसएल की टीम से ये कहा गया है कि जो अपनी जांच को वो थोड़ा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पूरा करने की कोशिश करें, क्योंकि एफएसएल की जांच पर भी बहुत सारी चीजें टिकी हुई हैं, बहुत सारे उसमें अपडेट आ सकते हैं। एक और ये सूचना आ रही है, जो पवन सहनी है, जो मुकेश सहनी के पिताजी के चचेरे भाई हैं, जीतन सहनी के, उन्होंने भी इस बात से ये कहा है कि उनकी किसी से अदावत नहीं थी, लेकिन ये क्या हुआ, कैसे हुआ, ये अभी पता नहीं चल पा रहा है। अगर पुलिस कुछ जांच में तेजी लाए या पुलिस किसी एक ठोस निष्कर्ष पर पहुंचे तो कुछ बताया जा सकता है। जी सर। तो ये जो मोहित सवाल ये उठ रहा है कि डीआईजी भी पहुंचे हुए हैं, एसपी वहां से वो एसपी भी पहुंचे थे, एसडीओ भी पहुंचे थे और काम्या मिश्रा जिनको जांच सौंपा गया है, लेकिन अभी तक कुछ साफ नहीं हो पाया है कि दरअसल ये हत्या का मोटिव क्या हो सकता है। इसके बारे में पुख्ता तौर पर किसी ने कुछ कहा नहीं है। मोहित, आप सहमत हैं कि मोटिव को लेकर के पुलिस के तरफ से कोई क्लियर बयान नहीं दिया गया है, स्पेकुलेशन चल रहा है, ये वजह हो सकती है, वो वजह हो सकती है। मोहित, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या कुछ बताया जा रहा है क्या कि इनकी किसी से दुश्मनी थी, रंजिश थी, या मुकेश सहनी की रंजिश हो जिस वजह से इस घटना को अंजाम दिया जा सकता है? देखिए, मुकेश सहनी ने जो फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा, उसके बाद से जो पैसा जो उन्होंने कमाया है, एक ये वजह भी हो सकता है कि भाई उन्होंने अकुत संपत्ति बनाई है, उसके बाद वो राजनीति एंट्री हुआ है। और ये भी हम एक तरह से मान के देख रहे हैं कि जो उनका गांव है, उस गांव के बहुत सारे युवा जो है उनके साथ काम करते हैं, इनके गांव के आसपास के युवा भी बहुत सारे लोग काम करते हैं। हो सकता है कि जो फिल्म इंडस्ट्री में जो है जो युवा काम कर रहे हैं उनके साथ में, हो सकता है उनके साथ कुछ अदावत हुई होगी, जो उस वजह से गांव के लोगों ने ही कुछ घटना को अंजाम दिया होगा। हो सकता है क्योंकि जो 3 गिलास बरामद किया गया है, तो जाहिर सी बात है कि कोई बाहरी लोग तो आएंगे नहीं, जो जान पहचान के लोग होंगे वही आए होंगे, वही बैठ के जो है वहां पर जो भी करना होगा वो किए। चलिए, मुझे लगता है एक बार अपने दर्शकों को हमें सुनाना चाहिए कि वहां पहुंचे एसपी ने क्या कुछ कहा है और उसके बाद आरजेडी के तरफ से इस बारे में क्या प्रतिक्रिया दी गई है। आप बने रहिए हमारे साथ। पहले हम सुनाते हैं कि एसपी जो वहां पहुंचे उन्होंने क्या कुछ कहा है, और उसके बाद
आरजेडी की प्रतिक्रिया क्या निकल कर आई? माननीय पूर्व मंत्री जो मुकेश सहनी का पिताजी का सुबह सूचना मिला कि इनका हत्या कर दिया गया, तो हम लोग सीनियर ऑफिसर डीएसपी एसपी रूरल और सीनियर एसपी हम लोग आके घटनास्थल को निरीक्षण किए और एफएसएल टीम को हम लोग अभी बुलाए हैं, तुरंत आ जाएगा, और डॉग स्क्वाड भी बुलाया है। और जो फ्रंट गेट जो बंद था, बैक गेट से लोग आके कुछ घटना किया है और हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, और जो मैनुअल और टेक्निकल इंटेलिजेंस के आधार पर हम लोग चिन्हित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं और तुरंत हम जल्दी से जल्दी उनका हम लोग उद्योगन करेंगे। प्रथम दृष्टया मामला क्या लग रहा है, किस वजह से हुई है? तो घटनास्थल को देखने से अभी हम तो हर एंगल से पुलिस जांच कर रही है, अनुसंधान कर रही है, और पीछे से जो अंदर का जो बक्सा था वो पीछे घर के बाहर पाया गया। तो हो सकता है कि चोरी की घटना के प्रयास भी कर सकते हैं या दुश्मनी की वजह से भी हो सकता है, और वो डाइवर्ट करने के लिए वो भी कर सकते हैं, बट हम लोग हर एंगल से हम लोग जांच कर रहे हैं। कुछ सामान बरामद किया गया है, मर्डर वेपन वगैरह कुछ? अभी तक कोई नहीं है, अभी एफएसएल टीम आ रहा है, उसके बाद कभी सुरक्षित घटनास्थल को सुरक्षित रखा गया है ताकि एफएसएल टीम आके फिंगरप्रिंट और कोई अन्य जो जिस चीज़ मिलता है तो हम लोग उसको कलेक्ट करते हैं, तो अनुसंधान की प्रक्रिया है, तो ये सारा चीज़। मुकेश सहनी जी के पिता की निर्मम हत्या की खबर ने पूरे बिहार को दहला दिया है। हर व्यक्ति चिंतित है कि आखिर बिहार में हो क्या रहा है। कोई ऐसा दिन नहीं है जहां हत्या की खबर नहीं आती है। शासन पूरी तरह से पंगु हो चुका है। माइंडलेस गवर्नमेंट है बिहार के अंदर में। शासक अचेत अवस्था में है। अभी तक पता भी नहीं होगा कि बिहार में कोई घटना घटी है कि नहीं घटी है। कोई नेता सुरक्षित भी नहीं। जदयू भाजपा के नेता भी दिन दहाड़े मारे जा रहे हैं। गोलियों के ततराहट से प्रतिदिन बिहार का कोना कोना थर्राता है। जब निकलता है सुबह घर से शाम को, जब तो सुरक्षित नहीं लौटता है, लगता है परिजनों को कि मेरा परिवार सुरक्षित लौटेगा कि नहीं। कोलैप्स हो चुका है सिस्टम। पूरी तरह से बिहार भगवान भरोसे चल रहा है। मुकेश सहनी जी के पिता की हत्या होना कोई साधारण घटना नहीं है और निर्मम हत्या हुई है। भगवान मुकेश सहनी जी को दुख की घड़ी में, इस संकट की घड़ी में दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें, और इसकी पड़ताल होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। एक रिटायर्ड अधिकारी बिहार को चला रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। शासक तो अचेत ही है। इसलिए मैं कहता हूं माइंडलेस गवर्नमेंट है बिहार के अंदर में। मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दुख का विषय है, खेद का विषय है। लेकिन मैं सरकार की तरफ से जरूर स्पष्ट करना चाहता हूं कि शीघ्र कार्रवाई किया जाएगा और जो भी दोषी होंगे इसके तुरंत इनको सलाखों के अंदर डालने का काम किया जाएगा। सरकार पूरी तरह मुस्तैदी से मुकेश सहनी जी के परिवार के साथ खड़ा है और शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या अपने आप में दुखद विषय हम लोगों के लिए। तो ये आपने सुना, ये उप मुख्यमंत्री बोल रहे थे और साथ ही साथ किस तरीके से आरजेडी सरकार को घेरे में ले रही थी। फिलहाल इस पर जो भी अपडेट होगा हम लगातार अपने दर्शकों को बताते रहेंगे। सुजीत आपका और मोहित आपका इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप कुछ कहना चाह रहे हैं सुजीत? सर, एक अपडेट अभी हमारे पास आ रही है। जो अपडेट ये है कि पुलिस को ये स्पष्ट आदेश दिया गया है कि 8 से 10 घंटे में इस मामले का उद्भेदन कर दिया जाए। यानी कि ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुलिस कितनी मुस्तैदी से इस पूरे मामले को की जांच कर रही है, क्योंकि ये मामला हाई प्रोफाइल अब हो चुका है और एक बड़े राजनेता के पिता की बात है। तो इस मामले को लेकर के पुलिस बहुत तेजी से इसकी पूरी कार्रवाई कर रही है। चलिए ये महत्वपूर्ण जानकारी है, लेकिन सवाल ये होता है कि किसी टाइम फ्रेम में अगर पुलिस को कहा जाएगा कि आप 8 से 10 घंटे में कर दीजिए, तो पुलिस दबाव में आ सकती है और हो सकता है रियल कल्प्रिट ना पकड़ करके पुलिस किसी और को पकड़कर ये साबित करने की भी कोशिश कर सकती है, क्योंकि दबाव ऊपर से, और ये अच्छी बात नहीं है।
मैं ये मानता हूं कि रियल कल्प्रिट पकड़ा जाए। हाँ, जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए ये बड़ी राहत की बात होगी, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन दबाव में इन्वेस्टिगेशन इधर उधर चला जाए और सही आदमी तक ना पहुंच करके निर्दोष आदमी तक पहुंच जाए तो निश्चित तौर पर यह बहुत खराब इन्वेस्टिगेशन होगा। क्योंकि कई सारी ऐसी हत्याकांड हैं, मैं खुद आरुषि हत्याकांड कवर करता था। एक ऑफिसर आते थे, उन्होंने कह दिया था नौकरों ने हत्या की है, उनके लोगों ने हत्या की। बाद में जब दूसरे ऑफिसर आए तो उन्होंने पूरे हत्याकांड को ही पलट दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, इस हत्याकांड में ये नहीं बल्कि माता पिता का भी इन्वॉल्वमेंट है। बाद में कोर्ट में लंबे समय तक प्रक्रिया चली। दरअसल उस हत्याकांड को लेकर के अभी तक कंफ्यूजन बना हुआ है कि आखिरकार कल्प्रिट कौन है। तो मुझे लगता है कि जांच सही हो और सही कल्प्रिट को पकड़ा जा सके तो तभी मुकेश साहनी और उनके परिवार को न्याय मिल सकेगा। फिलहाल इस खास एपिसोड में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए लगातार बने रहिए TV9 के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।